हेलो स्टूडेंट्स। अभी हमारा चैप्टर चल रहा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी अंदरूनी कैसे बनी हुई है, किस प्रकार के पदार्थों से बनी हुई है, क्या उसका अंदर जाते हुए टेम्परेचर है या डेंसिटी है, और कितने प्रकार की परतों में बटी हुई है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है, लिक्विड अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में है। तो उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैंने बताया कई सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं जिसमें आता है आपका तापमान, दबाव और घनत्व, वो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारे नेचुरल सोर्सेज थे। नेचुरल सोर्सेज में वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ थी, अर्थक्वेक्स था। वॉल्केनिक एक्टिविटी में बता चुकी हूँ। अब हम आज पढ़ेंगे अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक में भी थोड़ा सा कर चुके हैं कि अर्थक्वेक को अगर हम अध्ययन करते हैं, भूकंप विज्ञान क्या होता है। भूकंप विज्ञान वो विज्ञान है जिसमें हम भूकंप से संबंधित जानकारियाँ और उनसे निकलने वाली, उत्पन्न होने वाली तरंगों के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे हम भूकंप विज्ञान कहते हैं। उसके बाद जहाँ पर सबसे पहले जो भूकंप पैदा होता है उसको हम भूकंप मूल, सिस्मिक फोकस या भूकंप केंद्र कहते हैं। और पृथ्वी पर सबसे पहले जब भूकंप की तरंगें पहुँचती हैं उसको हम अधिकेंद्र कहते हैं। और भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा मापा जाता है। और भूकंप से 3 प्रकार की तरंगें पैदा होती हैं। 3 प्रकार की तरंगें कौन सी हैं? पी वेव्स हैं, एस वेव्स हैं और एल वेव्स हैं। पी तरंगें क्या होती हैं? सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। पी माने प्राइमरी वेव्स। इनको प्राथमिक तरंगें, क्योंकि सबसे पहले पहुंचती हैं, प्राथमिक तरंगें या अनुदैर्ध्य तरंगें भी कहते हैं। इनकी क्या विशेषताएं हैं? इन तरंगों के प्रभाव से पदार्थ आगे पीछे हिलते हैं और तरंगों की जो ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, जैसे ध्वनि तरंगें व्यवहार करती हैं वैसे ही पी तरंगें व्यवहार करती हैं। इनके कणों की गति तरंग की रेखा के सीध में होती है, यानी कि आगे पीछे होती है। किसी भी स्थान पर तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं और ये तीनों माध्यम से ही सॉलिड, लिक्विड और गैसियस अवस्था तीनों से गुजर सकती हैं। और पृथ्वी के क्रोड़ से केवल यही तरंगें निकल सकती हैं, बाकी तरंगें नहीं पहुंच पाती। इनका वेग 6 से 15 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और सबसे तेज चलती हैं। और शैलो घनत्व बदलता है तो पी तरंगों का वेग भी बदल जाता है। जहाँ पर अधिक तरंगें घनत्व होता है वहाँ पर तरंगों की गति भी तेज हो जाती है। ठीक है। तो इसमें पी तरंगों का देखो दोलन कैसे होता है, आगे पीछे होता है। जो दोलन की दशा है और संचरण है दोनों एक ही दिशा में होते हैं। फिर एस तरंगे, इन्हें गौण तरंगे या अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। ये तरंगों के प्रभाव से पदार्थ जो है जो गति करते हैं वो ऊपर नीचे दोलन करते हैं। एस तरंगे प्रकाश या जल तरंगों के समान होती हैं, जिनमें कणों की गति तरंग की दिशा में समकोण पर होती है। इन्हें आड़ी तरंगे भी कहा जाता है। ये तरंगे ठोस माध्यम से गुजर सकती हैं और जहाँ पर तरल माध्यम होता है वहाँ पर ये लुप्त हो जाती हैं। इनका वेग प्राथमिक तरंगों के वेग से कम, या इसको हम कह सकते हैं वो 6 से 15 किलोमीटर प्रति सेकंड थी, ये 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है एल तरंगे। एल तरंगे यानी कि लंबी तरंगे भी लॉन्ग वेव्स भी कहते हैं, धरातलीय वेव्स भी कहते हैं। और इनकी सबसे पहले जो भूगोलवेता थे, भूगोल शास्त्री थे, भौतिक शास्त्री थे, AEH लव ने इनकी खोज की थी, इसलिए इनको लव वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। इनकी विशेषताएं क्या हैं? ये तरंगें प्रभावशाली तरंगें होती हैं। प्रभावशाली इसलिए होती क्योंकि ये धरातल तक ही सीमित रहती हैं। जितना भी डिस्ट्रक्शन होता है धरातल पर, जितना भी विध्वंस होता है, जितनी भी विध्वंसकारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो एल वेव्स की वजह से ही होती हैं। इनकी गति कम होती है, 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, फिर भी सबसे लंबा मार्ग तय करती हैं। ये भयंकर तरंगें होती हैं जो ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम से, जैसे पी वेव्स गुजरती हैं वैसे ये भी गुजर सकती हैं। ये तरंगें मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती हैं, तो सबसे बड़ा जन और धन को हानि है इन्हीं तरंगों से होती है। उसके बाद आता है आपका मतलब वेव्स क्या व्यवहार करती हैं, कैसे। सबसे पहले जब कंपन महसूस किए हम करते हैं, जब भूकंप आता है तो पी वेव्स होती हैं। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत रुक कर अधिक शक्तिशाली तरंगें आती हैं, उनको हम एस वेव्स कहते हैं। उसके बाद एल वेव्स आती हैं सबसे लास्ट में, क्योंकि वो लंबा मार्ग तय करके आती हैं। भूकंपीय तरंगों का व्यवहार क्या होता है? सभी भूकंपीय तरंगों की गति जो है अधिक घनत्व वाले क्षेत्रों में बढ़ जाती है और कम घनत्व वालों में कम हो जाती है।
तो इस तरह से पी वेव्स अलग अलग इनकी जो है गति हो जाती हैं। जैसे पी वेव्स हैं उनकी 7 किलोमीटर प्रति सेकंड, एस वेव्स है 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, और 2900 किलोमीटर की गहराई पर इन सब की बढ़ जाती हैं। देखो जो पी वेव्स हैं वो 15.7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और जो एस वेव्स हैं 7.3 किलोमीटर प्रति सेकंड गति से ये ट्रेवल करती हैं। 2900 किलोमीटर की गहराई के बाद जहाँ से पृथ्वी का क्रोड आरंभ होता है, पी तरंगों की गति एकदम से कम हो जाती है। इसका कारण यह है कि क्रोड के तल पर पहुँचने पर पी तरंगों को बड़े पैमाने पर परावर्तन या आवर्तन हो जाता है, यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कई वापस भी आ जाते हैं और मार्ग परिवर्तित भी कर लेती हैं। और 5000 किलोमीटर गहराई पर जहां बाह्य क्रोड समाप्त होता है, आंतरिक क्रोड शुरू होता है, पी वेव्स की गति फिर से बढ़ जाती है। और पी वेव्स क्या है? पी वेव्स केवल पी वेव्स ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं। गौण तरंगे जहाँ द्रव होगा वहाँ से नहीं गुजर सकती। तो इस तरह से 2900 किलोमीटर गहराई के बाद इन्हें दिखाई नहीं देती हैं ये क्रोड के बाद। और धरातली वेव्स हैं वो केवल धरातल पर ही चलती हैं, वो नीचे वैसे ही नहीं जाते, लेकिन तीनों माध्यम से गुजर सकती हैं। तो अगर हम इन भूकंप तरंगों से अगर हमें जानकारी प्राप्त होती है, जो ये व्यवहार करते हैं, कैसे इनकी डेंसिटी बढ़ने पर, घनत्व बढ़ने पर कैसे इनकी गति बढ़ जाती है, कैसे इनकी गति कम हो जाती है, तो हमें क्या निष्कर्ष निकलता है वो हम देखेंगे। जो गोलित्सिन है वो ये कहते हैं कि भूकंप वो दीपक हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर, बनावट पर प्रकाश डालते हैं। कैसे डालते हैं? जैसे पहले बता चुकी हूँ कि जहाँ पर तरंगों का पृथ्वी में जो परतों का घनत्व तो बढ़ जाता है, तो पी वेव्स और एस वेव्स की गति भी बढ़ जाती है। पी वेव्स जो है सिर्फ एक ऐसी तरंग है जो मतलब है तो एल वेव्स भी, जो लिक्विड, सॉलिड और गैसियस अवस्था से गुजर सकती है, लेकिन एल वेव्स है वो धरातल तक ही सीमित होती है, पृथ्वी के अंदर वो कोई खास प्रकाश नहीं डालती है। लेकिन पी वेव्स है वो सॉलिड, लिक्विड और जो है द्रव अवस्था तीनों से गुजर सकती है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से गुजर सकती है। तो अगर हम इनका अध्ययन करते हैं तो आप पाएंगे, अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं सामने, ये देखिए यहाँ पर पृथ्वी का क्रोड अंदर शुरू होता है, जो एल से एल वेव्स दिखा रखी है, और पी से पी वेव्स हैं, और एस से एस वेव्स हैं। आप देखेंगे कि एल वेव्स हैं वो धरातल भूकंप केंद्र जहाँ पर भूकंप पैदा होता है वहीं तक सीमित रहती हैं। उसके बाद एस वेव्स, पी वेव्स आगे तक पहुँच पाती हैं, लेकिन क्रोड को पार करती हैं केवल पी वेव्स। ठीक है, तो 2900 किलोमीटर के बाद जो एस तरंगे हैं वो नहीं पहुंच पाती हैं, और जो पी तरंगे हैं वो भी परावर्तित और आवर्तित हो जाती हैं। 102 डिग्री के बाद एक ऐसा स्थान आता है जहाँ पर कोई भी तरंग नहीं पहुँचती है, उसको हम भूकंप का छाया क्षेत्र कहते हैं। 102 से 143 डिग्री तक इसको माना जाता है। ठीक है, तो ये छाया क्षेत्र है। तो छाया क्षेत्र का मौजूद होना इस बात की पुष्टि करता है कि पृथ्वी का जो अंतरतम भाग है वो द्रव अवस्था में है और उसका घनत्व बहुत अधिक है। इस भाग में लोहा और निकल जैसे भारी पदार्थों की प्रधानता है। ये धातुएं तरल अवस्था में हैं जो लेकिन ठोस जैसा व्यवहार करती हैं। इसे धात्विक क्रोड भी कहा जाता है, मेटालिक कोर, और इसका घनत्व 11 से 12 ग्राम घन सेंटीमीटर के बीच में पाया जाता है। तो ये इससे क्या पता चलता है कि पृथ्वी जो का क्रोड है, जो पृथ्वी का क्रोड 2900 किलोमीटर के बाद बहुत बाहरी पदार्थों से बना हुआ है, लेकिन वो हैं लिक्विड में, लेकिन सॉलिड जैसा व्यवहार करती हैं। ठीक है, उसके बाद जो पी वेव्स और एस, एक और तरंगे पता चली 20वीं शताब्दी में, पी और एस तरंगों के अलावा, जिनको पी जी और एस जी तरंगे कहा गया। 1909 में यूरोप में क्रोएशिया गणतंत्र में कोल्पा घाटी में भूकंप आया, जिसके दौरान जेफरे महोदय ने पी और एस तरंगों जैसे व्यवहार करने वाली तरंगों के एक सेट का पता लगाया, जिन्हें पीजी और एसजी तरंगों के नाम से जाना जाता है। इन दोनों तरंगों की गति पी और एस तरंगों की गति से कम होती है। पीजी तरंगों की गति 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा एसजी तरंगों की 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड आंकी गई। ये दोनों पीजी और एसजी तरंगे पृथ्वी के ऊपरी परत के जरिए भ्रमण करती हैं। फिर एक और सेट का पता लगा जिसे पी स्टार या एस स्टार कहते हैं। 1923 में ट्यूरन नामक स्थान पर भूकंप आया तो कोनार्ड महोदय ने पी और पीजी के बीच नए प्रकार की कमजोर तरंगों को अंकित किया, जिनका नाम पी स्टार रखा गया। और 1926 में जर्सी में आया
उसमें फिर जयप्रे महोदय ने एस और एस जी के बीच की चलने वाले विध्वंस तरंगों का पता लगाया और इन तरंगों का नाम पी स्टार रखा गया। पी स्टार और एस स्टार तरंगे पृथ्वी की मध्यवर्ती तरंग परतों में चलती हैं। यहाँ इनकी गति 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड और एस स्टार की गति 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड मापी गई। तो इस तरह से अगर हम सिस्मोग्राफ की बात करते हैं तो 6 प्रकार की तरंगे नापी गई और उनका सबका संबंध चट्टानों की जो घनत्व से जुड़ा हुआ माना गया। अब क्या मानने लगे वैज्ञानिक कि भूकंपीय तरंगों के प्रत्येक युग्म की गति में 3 स्थानों पर अंतर पड़ता है। इसी अंतर के अनुसार तरंगे वक्राकार हो जाती हैं और भूकंपीय तरंगों का व्यवहार बताता है कि ये हमारी पृथ्वी इकट्ठा हुआ पिंड नहीं है, मतलब एक सॉलिड पिंड नहीं है, इसके ये प्याज की परतों की तरह बना हुआ है, इनकी परतों में बटा हुआ है। भूकंप विज्ञान के साक्ष्य प्रमाणित करते हैं कि चट्टानों के घनत्व की भिन्नता के आधार पर भूगर्भ को मोटे तौर पर 4 परतों में बांटा गया। पहला है ऊपरी परत। ऊपरी परत क्या है? जो 1900 जो क्रोशिया में और वो भूकंप में वो तरंगे आई ना, पीजी और एसजी, उससे पता चलता है कि जो पृथ्वी की ऊपरी चट्टान है वो ग्रेनाइट चट्टानों के दिखता उनमें पाई गई। उसे हम सियाल भी कहते हैं। सिलिका प्लस में एल्यूमिनियम से बनी हुई है और ठोस अवस्था में है और उसका घनत्व 2.7 ग्राम घन सेंटीमीटर है। इस परत की ऊपरी सतह पर परतदार चट्टानों का आवरण पाया गया। फिर आती है मध्यवर्ती चट्टान। जो 1923 में ट्यूरिन में भूकंप आया उसमें पी स्टार और एस स्टार तरंगों को पता चला जिनकी गति पीजी से ज़्यादा लेकिन पी से कम। इसी प्रकार जो एस स्टार है उसकी तरंगे भी एस जी से ज़्यादा और एस से कम। तो इससे पता चलता है कि मध्यवर्ती परत में संचरण करती हैं, ठीक है। और ये परत में भारी सॉल्ट व ग्लासी बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, किंतु इनका वैगनर और होम्स इन्हें एम्फीबोलाइट चट्टानें मानते हैं। इस परत की मोटाई 20 से 30 किलोमीटर आंकी गई है। फिर आता निचली परत। निचली परत में नवीन प्रकार की पीजी और एसजी तरंगे आती हैं, जहाँ पर पी स्टार और एस स्टार तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती। यहाँ पर पी और एस तरंगे ही प्रवेश कर पाती हैं। इसकी भीतरी परत का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक है, यानी कि 5.5 के आसपास रहता है और ये सबसे निचली परत है और ये लगभग 35 किलोमीटर गहराई पर 1000 डिग्री से अधिक यहाँ पर टेम्परेचर पहुँच जाता है, ठीक है। और यह धरातल से लेके 2900 किलोमीटर गहराई तक पाई जाती है इनकी निचली परत। फिर आ जाता है केंद्रीय भाग। केंद्रीय भाग जो है पृथ्वी के 2900 किलोमीटर के बाद शुरू होता है और इसमें जो है भारी परिवर्तन आता है भूगर्भ की चट्टानों में। तो जो 2900 किलोमीटर की गहराई पर एस तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती, केवल पी तरंगे प्रवेश करती हैं और केंद्रीय भाग में इन तरंगों की गति भी स्थिर पड़ने लगती है। इनका स्वरूप वक्राकार यानी कि तिरछा होने लग जाता है। इससे प्रमाणित होता है कि सर्वाधिक घनत्व वाला भाग है जिसकी अवस्था द्रव जैसी और द्रव की भांति लचीली है, ठीक है। और केंद्रीय भाग पे लेकिन चारों ओर से जब भार पड़ता है तो ये ठोस जैसा व्यवहार करती है। तो भूगर्भ की विभिन्न परतें उनकी रासायनिक संरचना अलग अलग लोगों ने अलग अलग से दी। जैसे आपको बताया कि 4 परतें हैं, ऊपरी परत, मध्यवर्ती परत, निचली परत और फिर क्रोड आ जाता है। तो कई लोगों ने इन परतों को अलग अलग नाम से पुकारा है। तो पहले हम देखेंगे स्पेस। स्पेस क्या कहते हैं कि पृथ्वी जो है ना, अगर हम इसको मानते हैं तो कई उससे बनी हुई होती है। अगर एक सॉलिड पिंड ना मान के प्याज के परतों के रूप में केंद्रीय परतों के रूप में बनी हुई है और अलग अलग परतों में अलग अलग प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो पहली परत को उन्होंने सियाल कहा, यानी कि सिलिका प्लस में एल्यूमिनियम। तो ये परत अवसादी शैलों के नीचे पाई जाती है। सियाल मुख्यतः रवेदार आग्नेय रूपांतरित चट्टानों से बनी हुई हैं और ये चट्टानें अम्लीय हैं और ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। सियाल में सिलिका प्लस में एल्यूमिनियम रिक्ता पाई जाती है, जिसका नाम इसका सियाल रखा गया। सियाल का औसत घनत्व 2.4 से लेकर 2.9 ग्राम घन सेंटीमीटर और मोटाई 50 से 300 किलोमीटर मापी गई। वर्तमान में अधिकांश विद्वान सियाल की मोटाई 120 किलोमीटर मानते हैं और महाद्वीपों की रचना सियाल से ही मानी जाती है। सियाल अपने नीचे वाली परत साइमा से हल्की होने के कारण इसके ऊपर तैर रही है। फिर दूसरी परत स्पेस ने कहा कि साइमा होती है, यानी कि सिलिका प्लस में मैग्नीशियम, ठीक है। यह क्षारीय परत होती है, भारी चट्टानों से बनी हुई है। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और लोहे के सिलिकेट अधिक होते हैं। सिलिका प्लस में मैग्नीशियम की अधिकता होती है।
इसी कारण इसका नाम साइमा पड़ा है। इसका घनत्व 2.9 से लेके 4.7 ग्राम घन सेंटीमीटर है और जो सियाल के तल से नीचे से लेकर ये 29 किलोमीटर तक पाई जाती है। महासागरों की तली साइमा से बनी हुई है। ज्वालामुखी उद्भवन के वक्त साइमा की सैलें ही लावा के रूप में पृथ्वी पर बाहर आती हैं। ये भूप्रपट्टी का निचली परत कहीं कहीं पर ठोस, कहीं कहीं पर तरल अवस्था में पाई जाती हैं। तीसरी परत स्वेज कहते हैं, नेफे होती है, यानी कि निकेल प्लस में फेरस। तो साइमा के निचले तल से लेकर ऊपरी क्रोड तक नेफे का विस्तार है। इसे केंद्रीय परत या भूक्रोड भी कहा गया है। यह पृथ्वी का सबसे भारी भाग है और इसकी गहराई 2900 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी का केंद्र 6371 किलोमीटर तक है, वहाँ पर इसको माना गया है। यह भूक्रोड ज़्यादातर भाग लोहे और निकेल से बना हुआ है, यानी कि फेरस से या फेरियम से, तो इसका नाम नेफे पड़ा है। लोहा और निकेल चुंबकीय गुणों वाली धातुएं हैं। केंद्र में कहीं उन्हीं की उपस्थिति कारण पृथ्वी की चुंबकीय गुण पाए जाते हैं और नेफे का चट्टानों का घनत्व 11 ग्राम घन सेंटीमीटर पाया जाता है। ठीक है, तो 3 परतें आप देख सकते हैं। पहले हो गया सियाल, फिर साइमा और फिर नेफे, ये स्वेस के अनुसार। उसके बाद डेली महोदय ने क्या बताया, 1940 में भूगोलवेत्ता R.A. डेली ने घनत्व के आधार पर पृथ्वी के भीतर 3 परतें उन्होंने बताई। पहला बाहरी और ऊपरी परत। यह परत पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो पर्दा चट्टानों के नीचे के आवरण के नीचे पाई जाती है। इसका घनत्व 3 ग्राम घन सेंटीमीटर है। उसकी परत की गहराई 1600, उन्होंने 120 बताई, ये 1600 किलोमीटर बताया। फिर उन्होंने मध्यवर्ती परत बताई। बाहरी परत के नीचे केंद्रीय भाग के ऊपर मध्यवर्ती परत पाई जाती है, जिसकी रचना लोहे और सिलिकेट के मिश्रण से है, जिसका घनत्व 4.5 से लेकर 9 ग्राम घन सेंटीमीटर है और इसकी मोटाई 1600 किलोमीटर से लेके क्या है 2900 किलोमीटर मानी गई है। फिर केंद्रीय भाग, मध्यवर्ती भाग के मतलब जहाँ से आप 2900 किलोमीटर से लेके आगे इसको बताया गया है। और ये भूक्रोड, इसको हम कोर ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। यही स्वेज द्वारा बताया गया निफे है। लोहे जैसी धातुओं के बनने के कारण इस भाग में घनत्व अधिक है, यानी कि 11.6। देखो क्रोड के बारे में ये स्वेस और डेली एक मत है, ये आप दे सकते हैं कि डेली ने क्या बताया। फिर उसके बाद जेफरे का मत है। जेफरे ने 4 भागों में बांटा पृथ्वी को। बाहरी या ऊपरी परत यह अवसादी शैलों से बनी हुई है। इस परत में सिलिका और फेल्सपार तत्वों के दिखता है। दूसरी परत है, इस परत का निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। तीसरी परत को इन्होंने थिजिलाइट या डोराइट नामक पदार्थों से बनाया हुआ माना गया। चौथी व अंतिम परत, इसमें पेरिडोडाइट व एक्जोलाइट या ड्यूनाइट नामक खनिजों से बना हुआ माना। खनिजों के नाम है बेटा ये, और इस भाग में लोहा और निकेल जैसी धातुएं पाई जाती हैं। फिर होम्स ने इसको सिर्फ 2 परतों में बांटा। भूप्रपट्टी इसमें सियाल और साइमा दोनों भाग शामिल किए। अधः स्तर में साइमा का निचला पार्ट और सारे की सारी अंतिम क्रोड को शामिल किया गया। फिर गुटेनबर्ग ने इसको जो है 5 भागों में बांटा। फर्स्ट है अवसादी चट्टानों की परत, जिसे हम इसने कहा कि धरातल के ऊपर भी शीतल छठी चट्टानों की परत होती है। स्थल में निरंतर और समुद्र के नीचे ये कहीं कहीं पर पाई जाती है। फिर ग्रेनाइट चट्टानों की परत, ये दोनों विद्वानों के अनुसार जो गुटेनबर्ग मोरोसिस कहते हैं कि महाद्वीपों की रचना ग्रेनाइट चट्टानों से हुई और महासागरों में ग्रेनाइट नहीं पाया जाता है। अवसादी चट्टानों की परत और ग्रेनाइट चट्टानों की परत की मिलकर भूपटल का निर्माण करते हैं। इन दोनों परतों की सम्मिलित मोटाई 15 से 30 किलोमीटर के बीच मापी जाती है। फिर है कम सिलिका वाली मोहरोविसिस परत। अल्प सिलिक चट्टानों की तरह परत ग्रेनाइट चट्टानों की परत और मिश्रित मंडल के बीच स्थित है। इस परत की खोज मोरोविसिस ने की थी, इसलिए इसको मोरोविसिस डिसकॉन्टिन्यूटी भी कहा जाता है। और कम जानकारी होने के कारण इस परत के बारे में विद्वानों में मतभेद पाए जाते हैं। फिर अत्यंत कम सिलिका वाली परत यानी कि मिश्रित मंडल मोरोविसिस परत और भूक्रोड के बीच इस परत की खोज गुटेनबर्ग ने की थी, इसलिए इसको गुटेनबर्ग परत भी कहते हैं। इस परत में भारी व अधिक घनत्व वाली खनिज चट्टानें पाई जाती हैं। फिर धातु पिंड, ये पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है जिसे क्रोड भी कहते हैं, इसे 1129 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर तक माना गया है। इसमें भारी धातुओं के दिखता है और परत का घनत्व 11 से 14 ग्राम घन सेंटीमीटर मापा गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं डायग्राम गुटेनबर्ग का धातु मंडल, मिश्रित मंडल और पल्लवित बेसाल्ट या सिलिकेटों की परत, फिर तलछट्टी और ग्रेनाइट आप देख रहे हैं। फिर है वांडर ग्रांट का मत। वांडर ग्रांट क्या कहते हैं कि ये इन्होंने भी
ऊपरी सियाल मंडल, भीतरी सियाल मंडल, मिश्रित मंडल और मध्य पिंड 4 परतें बताई हैं। ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना ही कर लीजिए आप, ग्राइंडर का मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है आपका फिर ये तो अलग अलग लोगों के विचार थे। उसके बाद पृथ्वी के आंतरिक संरचना का मान्य और आधुनिक विचार, ये आज इतना ही करेंगे, कल करते हैं ये।